नमस्कार साथियों, LM स्टडी एंड जॉब पर मैं MP आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे वीडियो मेंस जो एग्ज़ाम है 9 जुलाई का, उससे संबंधित जो मॉडल पेपर है वही हम लेकर आए हैं। जो 90 अंक का सिलेबस हम इस वीडियो के माध्यम से करवाएंगे, जिसमें 72 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये 72 क्वेश्चन है। ये 24 क्वेश्चन भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से, 24 क्वेश्चन राजस्थानी कृषि से और 24 क्वेश्चन है ये साइंस कृषि से संबंधित होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन प्राप्त होंगे। अच्छे क्वेश्चन है विथ व्याख्या के साथ में, यानी हम साथ में व्याख्या भी करवाएंगे। तो सर्वप्रथम ये 89 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है। तो मानसून है। मानसून क्या है? स्थायी हवाएं, मौसमी हवाएं, अस्थायी हवाएं, पश्चिमी हवाएं। तो ये क्या है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मौसमी हवाएं हैं। क्या है? मौसम एक क्या है? मौसमी हवाएं। तो इसकी व्याख्या दी है, मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं। मानसून मुख्यतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। ये हवाएं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में वर्षा करती है। ये ऐसी मौसमी हवाएं होती है जो दक्षिण एशिया क्षेत्रों में जून से सितंबर तक प्राय 4 माह सक्रिय रहती है। तो ये कितने माह सक्रिय रहती है? तो ये जून से सितंबर तक यानी 4 माह सक्रिय रहती है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेडोगा झील यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अभी इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लेडोगा झील है। इसका क्षेत्रफल 17,600 वर्ग किमी है तथा इसका संबंध रूस से है। यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के 3 तरफ पानी होने के कारण इसे प्रायद्वीप महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर एल्ब्रूज रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदन स्थल पर स्थित है? तो ये चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदन स्थल पर है? भारत, भूटान एवं तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, तिब्बत, तिब्बत, भूटान एवं नेपाल, नेपाल, भूटान एवं भारत। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा भारत, भूटान एवं तिब्बत के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या दे ले। चुंबी घाटी भारत, तिब्बत एवं भूटान के अवच्छेदन पर 9,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? यूरोप है, अंटार्कटिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका पर क्या है? सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में सरीसृप पाए जाते हैं, जबकि अंटार्कटिका में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिका अत्यंत ठंडी जलवायु का महाद्वीप है। यहाँ औसत तापमान सदैव हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। इस महाद्वीप पर 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर बर्फ की 2 से 5 किमी मोटी परत पाई जाती है। इसी महाद्वीप में सूर्य के उत्तरायण होने पर 6 महीने की रात्रि और दक्षिणायन होने पर 6 महीने का दिन होता है। तो 6 महीने की रात्रि कब होती है? जब सूर्य उत्तरायण होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो क्या होता है? 6 महीने की दिन होता है। यहाँ का मुख्य पक्षी पेंगुइन व स्तनधारी जीव व्हेल, विशेषकर ब्लू व्हेल व सील है। तो यहाँ पर कौन से जीव पाए जाते हैं? पेंगुइन और स्तनधारी जीव व्हेल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगा की खाड़ी अलग करती है। तो रोगा खाड़ी किसे किसे अलग करती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया व लाटविया को अलग करती है। कौन सी खाड़ी अलग करती है? रोगा की खाड़ी। इसकी व्याख्या है, रोगा की खाड़ी एस्टोनिया एवं लाटविया दोनों देशों को अलग करती है। ये दोनों देश यूरोप महाद्वीप के बाल्टिक क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? आपस में मिलाना है। तो इसमें क्या दिया हुआ? सूची 1 में महाद्वीप दिया हुआ है, सूची 2 में जाने जाते हैं, यानी किस रूप में जाने जाते हैं महाद्वीप। तो इसको आप अगर आपके एक भी इनमें से आ रहा है तो भी सही होने की संभावना रह जाती है थोड़ी ज़्यादा। तो इसका देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, इसकी सीधी व्याख्या देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अद्भुत वनस्पति एवं पशुओं का अजायबघर कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को विश्व की प्रयोगशाला किस महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को अंधेरा महाद्वीप कहा जाता है, या फिर अंध महाद्वीप भी कह सकते हैं। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालन कहा जाता है। इस प्रकार महाद्वीप से संबंधित जो विशेषता दी हुई है वो इसे मिलानी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया है?
तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न का सही उत्तर बी 2010 है। वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित कर जीवन में जैव विविधता का महत्व दर्शाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो ये क्वेश्चन है 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी हाल ही में जो लेवल असिस्टेंट जियोग्राफी एग्जाम हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था। तो ये पॉइंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप आराम से देख लेना। सर्वप्रथम 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया। 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम 2021 में थीम कौन सी थी? हम समाधान का हिस्सा है, हम समाधान का हिस्सा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। इसकी व्याख्या दे ले। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, और यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 6440 किमी एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग 9750 किमी है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व में प्रथम स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व में क्या प्रथम स्थान रखता है? इस महाद्वीप पर विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल एवं लगभग 60% जनसंख्या मिलती है। तो एशिया महाद्वीप में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो ये 30% इसका क्षेत्रफल है। और एशिया महाद्वीप में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 60% जनसंख्या निवास करती है। आपकी व्याख्या से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये थोड़ा ढंग से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वाधिक नमक उत्पादक जिला है। तो देश का सर्वाधिक नमक उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश का सर्वाधिक नमक उत्पादक जिला कच्छ गुजरात में है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन जिला नागौर है। वहीं उड़ीसा के गंजाम व राजस्थान के नावा में 2002 में मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना की गई है। देश में नमक का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन है, कपिली किसकी सहायक नदी है? वह है, तो कपिली है वो किसकी सहायक नदी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की, ये क्या है? सहायक नदी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियों में मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, कामेगर, धनसिरी, जिया, बारेली व सनकोसा आदि है। तो ये जो नदियाँ हैं ये किस ओर मिलती है? तो ये दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियाँ हैं। अब बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियाँ वो देख लेते हैं। दिवांग या दिहांग, धनसिरी दक्षिण, लोहित, कपिली, बुढ़ी दिहांग आदि नदियाँ वो बाएं किनारे पर मिलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से निकलती है। तो इसे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? इसमें से असम के काजीरंगा या उड़ीसा के नंदनकानन है, या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुरा, या पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। इसे क्या वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। जो ये क्षेत्र है, यह जंगल है, ये किससे घिरा हुआ है? मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोसी व काली सिंध नदियों की जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुआ है। तो कोसी और काली सिंध नदियाँ ये किस अपवाह तंत्र की है? सिंधु अपवाह तंत्र की, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की, गंगा अपवाह तंत्र की और आंतरिक अपवाह तंत्र की। तो ये किसकी है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ये गंगा अपवाह तंत्र की कोसी और काली सिंध नदियाँ हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोसी एवं काली सिंध नदियाँ गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। कोसी नदी गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। गंगा अपवाह तंत्र का कुल अपवाह क्षेत्र लगभग 8.6 लाख वर्ग किमी है। काली सिंध नदी भी चंबल की सहायक नदी है, वह चंबल यमुना की है। इस प्रकार काली सिंध नदी भी गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है, दूलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर आधारित है।
चिनाब नदी किस राज्य में बहती है? तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई? तो देश की पहली किसान रेल कहाँ से तक चलाई गई थी? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, देवलाली महाराष्ट्र से दानपुर बिहार तक चलाई गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश की पहली किसान रेल का 7 अगस्त 2020 को देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक चला कर शुभारंभ किया गया। किसान रेल से मामूली लागत पर किसानों की फसल को देश के विभिन्न भागों तक ढुलाई में मदद मिलेगी। देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक चली थी। देश की 100वीं किसान रेल सांगोली महाराष्ट्र से शालीपुर पश्चिम बंगाल के लिए थी। तो इस प्रकार जो किसान रेल चलती है वो किसानों से, जो किसानों के माल होते हैं, फसल होती है, उनको कम लागत में ढुलाई करती है, एक स्थान से दूसरे तक ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ स्थित है? ये राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जबकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। जो मुख्य भूमि का बिंदु है वो तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, और उसका अक्षांश विस्तार पूछ लिया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा आयातक उत्पादक व उपभोक्ता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, दालों का। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा आयातक उत्पादक एवं उपभोक्ता है। क्रम से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भारत के शीर्ष दाल उत्पादक राज्य है। दालों के अंतर्गत चना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चंवला आदि दलहन को शामिल किया जाता है। दालें मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण व मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती है। जबकि भारत चाय का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कांतली नदी है। ये क्या है? सांबर झील में नहीं गिरती है। तो इसकी व्याख्या दे, सांबर झील जयपुर व नागौर जिलों में अवस्थित है। इस झील में मंथा यानी मेडा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला आदि नदियाँ अपना पानी डालती है। तो इनसे संबंधित भी लेवल असिस्टेंट में भी क्वेश्चन आया था हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1070 किलोमीटर है। इसकी व्याख्या, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इस सीमा पर राज्य के 4 जिले गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर तथा जैसलमेर जिले स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर जिले में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक जैसलमेर जिले में है तथा सबसे कम बांसवाड़ा जिले में है। वाष्प उत्सर्जन की दर धरातल पर वानस्पतिक आवरण के फैलाव को प्रभावित करती है। इसकी दर अधिक होने पर धरातल पर वानस्पतिक आवरण के फैलाव में कमी आती है। राज्य में पूर्वी तथा दक्षिणी जिलों में वर्षा ऋतु के दौरान वर्षण की तुलना में वाष्प उत्सर्जन की दर कम होती है। फलस्वरूप इन जिलों में अधिशेष जल की उपलब्धता बनी रहती है। किसी क्षेत्र में अधिशेष जल की वह मात्रा जो सतही जल राशि नदी, तालाब, झील आदि तथा मिट्टी के ऊपरी स्तर में मृदा नमी के रूप में संचित रहती है। अधिशेष जल की मात्रा का सीधा संबंध संभावित वाष्प उत्सर्जन तथा वर्षा की मात्रा के साथ होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नहीं है? तो ये जो मालपुरा, नाली, सिरोही, मगरा, इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही नस्ल है, ये भेड़ की नहीं है। किसकी है? बकरी की नस्ल है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में मालपुरा भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है? टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर जिलों में पाई जाती है। और नाली भेड़ की नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाई जाती है। राजस्थान में मगरा भेड़ ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में मगरा भेड़ की नस्ल पाई जाती है। मगरा भेड़ की ऊन से कालीन या चटाई बनाई जाती है। सिरोही बकरी की एक नस्ल है जो गोडवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। जो सिरोही नस्ल है ये किसकी है? तो ये बकरी की नस्ल है जो गोडवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो उनकी ऊंचाइयों के साथ सही अवरोही क्रम है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो आप अवरोही और आरोही क्रम से कन्फ्यूज हो जाते हो, तो इसका हम सटीक आपको बता देते हैं, जिससे आप कभी कन्फ्यूज। अवरोही ये कितने अक्षरों का नाम है, 4 अक्षरों का नाम है। और अवरोही से आरोही क्रम में हम लिखेंगे आरोही, आरोही 3 अक्षरों का नाम है। तो इसका मतलब हो गया घटते क्रम में हमें बताना है, यानी घटते क्रम में। और आरोही से अवरोही आ जाता है तो बढ़ते क्रम में हमें बताना होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा शेर, जरगा, सुजनगढ़ और तारागढ़। तो अब राजस्थान की पर्वत चोटियाँ उनकी कुछ देख लेते हैं, ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर की 1722 मीटर है, शेर की 1597 मीटर, देलवाड़ा की 1442 मीटर, जरगा की 1431 मीटर है, अचलगढ़ की 1380 मीटर, कुंभलगढ़ की 780 मीटर, धोनिया की 1183 मीटर, रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर, ऋषिकेश की 1017 मीटर, सज्जनगढ़ की 938 मीटर है। ये प्रमुख ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। जो आंतरिक अपवाह तंत्र है राजस्थान का, उनसे संबंधित कौन सी नदी नहीं है। रूपनगढ़ है, खंडेला है, मेंढा है या मित्री है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा मित्री है, ये आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। इसकी व्याख्या दे दे, उपयोग दी गई नदियाँ रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा एवं मित्री में से मित्री राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। मित्री लोनी की सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर के निकट से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए जयपुर जिले में प्रवेश करके सांबर झील में गिर जाती है। मेढा नदी है वो बेराट की पहाड़ियों में स्थित मनोहरपुर जयपुर से निकलकर नागौर जिले में प्रवेश कर सांबर झील में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फास्फेट और पाइराइट किसके निर्माण में आवश्यक है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक में ये क्या है, आवश्यक है। अब इसकी व्याख्या दे लो, जिप्सम, जिप्सम में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जामसर, लूणकरणसर, सियासर, हरक्कासर, पुंगल, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर में क्या जिप्सम पाया जाता है। रॉक फास्फेट है ये कहाँ पाया जाता है। तो उदयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और सीकर में पाया जाता है। पाइराइट है ये केवल सीकर जिले में पाया जाता है। ये खनिज, ये सभी खनिज है और रासायनिक उर्वरक बनाने में काम आते हैं। जो भी हमने पीछे बताया है, जिप्सम, रॉक फास्फेट और पाइराइट है ये सभी किस में काम आते हैं। तो ये रासायनिक उर्वरक बनाने में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। क्षेत्र और स्थानीय नाम दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। अब अगर आपको इसमें किसी कोई भी नहीं आ रहा है तो आप देख ले, तो कोटा, बूंदी, बारा क्षेत्र को क्या हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें डी में 2 नंबर है वो आपका सही हो जाएगा। डी में 2 नंबर किसका है, तो ये बी का है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, हमें एक आता है तो भी क्या होता है, बाकी नहीं आते हैं तो भी सही हो जाता है। अब हम बाकी है वो देख लेते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वत क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। तो ये हाड़ौती कहलाता है, सॉरी भौमट कहलाता है। आबू पर्वतखंड है ये क्या कहलाता है। तो ये अर्बुद कहलाता है। और कोटा, बूंदी, बारा क्षेत्र का क्या कहलाता है, हाड़ौती क्षेत्र इसका स्थानीय नाम है। तो इस प्रकार 3, 1, 4, 2 इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या वो देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न का सही उत्तर भी है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिलों के आदिवासी क्षेत्र को भौमट के पठार के रूप में जाना जाता है। यह भील बाहुल्य क्षेत्र है। तो अभी इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि भील बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है। तो ये भौमट का पठार, ये भील बाहुल्य क्षेत्र है। पश्चिमी रेतीली मैदान व अरावली पर्वतमाला के मध्य विस्तृत अर्धशुष्क मैदानों को राजस्थान का बागर या बागड़ क्षेत्र कहा जाता है। बागड़ प्रदेश मैदान का वह उच्च भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। राजस्थान का बागड़ प्रदेश अरावली पर्वतीय श्रृंखलाओं में स्थित डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के आबू पर्वतखंड को अर्बुदा या अर्बुद के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट आबू की, तो ये 1722 मीटर है जो गुरु शिखर है उसकी। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग एक पठार भाग है जिसे दक्षिण पूर्वी पठार एवं हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा जिलों में स्थित है।
ये तो राजस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने कर दिया है। अब राजस्थान के संदर्भ में जो कृषि एवं आर्थिक संसाधन है उनसे संबंधित जो 24% है टॉप, वो क्वेश्चन करेंगे हम। निम्नलिखित में से किस निकाय या संस्था का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये किसका चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न करवाया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था है, इसका चुनाव कौन कराता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसकी व्याख्या 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष एवं समय पर करवाने हेतु प्रत्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को आपस में सम्मिलित करना है। सूची 1 में सिंचाई परियोजना दी हुई है, सूची 2 में जिले दिए हुए हैं, इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो ये किस प्रकार सम्मिलित है वो देख लेते हैं। घाघरी है ये झालावाड़ की है, ताकली है ये कोटा की है, लाहसी परियोजना बारां जिले में, चाकन परियोजना ये बूंदी में स्थित है। तो इस प्रकार 4, 3, 2, 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घाघरीन यह परियोजना काली पिंपल गांव पिंडावा झालावाड़ में आहू नदी पर बनाई गई है। ताकली है यह परियोजना धनकिया गांव रामगंजमंडी कोटा में है, तकली नदी पर बनाई गई है। और लाहसी परियोजना है, यह परियोजना खजूरिया गांव छिंपा बड़ौद बारा में लाहसी नदी पर बनाई गई है। और जो चाकन परियोजना है, यह परियोजना नेणवा बूंदी में चाकन नदी पर बनाई गई है। तो ये परियोजना इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं 100% एक बार दोबारा देख लेना इसको। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो राजस्थान का मेगा फूड पार्क है, इसका उद्घाटन है वो कहाँ किया गया था सर्वप्रथम? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर में किया गया है। इसकी व्याख्या केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने अजमेर के रूपनगढ़ गांव में स्थापित ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया। यह राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। अगला क्वेश्चन है समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट में सम्मिलित करते हुए केंद्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य में कुल कृषि क्षेत्रफल से सर्वाधिक किस जिले का है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर का है। राज्य में कुल कृषि क्षेत्रफल में सर्वाधिक बाड़मेर जिले का, न्यूनतम राजसमंद जिले का है। तो सर्वाधिक तो किसका है? बाड़मेर का है। और न्यूनतम किसका है? राजसमंद का है। जबकि राज्य में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र बाजरे का व रबी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र गेहूं का रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला मक्का उत्पादन नहीं करता है? तो मक्का कौन सा जिला उत्पादन नहीं करता है? तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा, जालोर ये मक्का उत्पादन नहीं करता है। उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा ये तीनों ही क्या करते हैं? मक्का उत्पादन करते हैं। इसकी व्याख्या देश में कुल मक्का उत्पादन का 8.4% राजस्थान में होता है। राज्य में प्रमुख मक्का उत्पादन जिला भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, झालावाड़ आदि है। जबकि जालौर में बाजरा, अरंडी, जीरा प्रमुख फसलें होती है। जालौर में कौन सी होती है? बाजरा, अरंडी, जीरा प्रमुख फसलें होती है। अगला क्वेश्चन है खानदानों में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल किसका है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बाजरे का है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खाद्यान्नों में सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल बाजरे का है। उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। बाजरे में सर्वाधिक उत्पादन जिले अलवर, जयपुर एवं झुंझुनू है। तो बाजरे में सर्वाधिक उत्पादन कौन से है? अलवर, जयपुर और झुंझुनू है। अगला क्वेश्चन है नमदा का उत्पादन होता है। तो नमदा का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, टोंक में होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऊनी कपड़े से बनी मोटी एवं आकर्षक बिछावना को नमदा कहा जाता है। राजस्थान में टोंक के ऊनी नमदे प्रसिद्ध है। राज्य के मालपुरा, ब्यावर व किशनगढ़ में नमदे बनाए जाते हैं। राज्य में मालपुरा, ब्यावर और किशनगढ़ में भी क्या नमदे बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना बहुउद्देशीय वो कौन सी है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, चंबल है। कौन सी है? चंबल है। इसकी व्याख्या देख ले। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की समान भागीदारी 50-50% वाली परियोजना है। इस परियोजना में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में कितने बांध बनाए गए? 4, जिसमें गांधी सागर परियोजना का सबसे बड़ा बांध है
मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये गांधी सागर बांध है, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगले जो बांध है वो किस में है? तो वो राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध कोटा में है जो राजस्थान में स्थित बनाए गए हैं। इस परियोजना से राजस्थान के कोटा, बूंदी, 12 जिलों में सिंचाई की जाती है। जो चंबल घाटी परियोजना है इसमें किन किन जिलों को सिंचाई होती है? तो ये कोटा, बूंदी एवं 12 जिलों को सिंचाई प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, चूने का पत्थर है, ये सबसे क्या महत्वपूर्ण कच्चे माल का है। इसकी व्याख्या, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल चूने का पत्थर है। राजस्थान में जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, झालावाड़, नागौर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर एवं बूंदी में चूना पत्थर पाया जाता है। जैसलमेर जिले का सानू क्षेत्र स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन में विपुल भंडार होने के कारण राज्य सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम या देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य है। तो असत्य है उसका पता लगाना है हमें। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये क्या असत्य दिया हुआ है? ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, ये भी सत्य दिया हुआ है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों में प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, ये क्या है? इसमें गलत है दिया हुआ है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सरपंच राज्य सरकार का प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है, तो ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें ए, बी और डी सत्य है, क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच कहलाता है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? जो राजस्थान में मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल? तो ये किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरुस्थल है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या, राजस्थान का मरुस्थल थार स्थानीय भाषा में थली के नाम से जाना जाता है जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग 61% भाग राजस्थान में है। जो थार मरुस्थल है इसका संपूर्ण का भाग कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो ये 61% इसका भाग है, ये किसमें? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बीचवाल बीकानेर में स्थित है। ये क्या है? इसमें मिस्टेक लग रही है थोड़ी, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अजमेर जिले में निम्बोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? ये बीकानेर में नहीं है, निम्बोड़ा अजमेर में, डुमाड़ा अजमेर में है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 2000 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य बीज मसाले के विशेष रूप से उत्पादकता और घरेलू मांग, निर्यात एवं मूल्य के संदर्भ में गुणवत्ता में सुधार करना है। यह देश भर के विभिन्न स्थानों और भारत तथा इसके शेयर होल्डर्स में बीज मसाले के उत्पादन की बेहतरीन के लिए कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित कीजिए तथा और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर देना है। परियोजना और जिले दिए हुए, किस जिले में कौन सी परियोजना है, तो हमें कोड के माध्यम से बतानी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन में 4-4 परियोजना दी हुई है। तो बाकली बांध है, तो इसको भी हम जो आसानी से आता है, सोम कमलांबा, तो ये कहाँ पे है? तो ये डूंगरपुर में है। तो देख लेते हैं बी में 4 किस किस में है? तो बी में 4 इस 1 और बी 2 में है। तो ये सी और डी हमारे ऑप्शन है, ये क्या बाहर हो गए। अब ए बी ऑप्शन आता है, तो ए बी और ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ए में 3 है, बाकली बांध ये जालौर में स्थित है, सोम कमलांबा ये डूंगरपुर में स्थित है, और मोरेल बांध है ये कहाँ है? मोरेल बांध सवाईमाधोपुर में, और जाखम बांध है ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार 3, 4, 2, 1 बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे नदी भी और दी हुई है, तो एक व्याख्या देख लेते हैं इसके। बाकली बांध सुगनी नदी पर है, जालौर और पाली में स्थित है। सोम कमलांबा सोम नदी पर बांध परियोजना है, ये डूंगरपुर में स्थित है। मोरेल बांध मोरेल नदी पर है, दौसा और सवाईमाधोपुर है जिले में, और जाखम बांध है ये जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरिल माइंस किस जिले में स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरिल माइंस
बाड़मेर जिले में स्थित है। गिरेल खदान में लिग्नाइट का उत्पादन वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का परिवर्तन नाम है। तो राजस्थान नहर का परिवर्तन नाम कौन सा है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर है। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1984 को बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो देखना है हमें। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, चूरू है ये चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी वर्ष 2022 में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। चने के अन्य प्रमुख उत्पादक जिले बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ एवं अजमेर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा जिले को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब दिया गया? तो वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब दिया गया भीलवाड़े को? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी 2009 में दिया गया था। इसकी व्याख्या, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भीलवाड़ा को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट फॉर टेक्सटाइल घोषित किया गया है। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया है। अगला, राजस्थान के ऊन विकास के लिए एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, टोंक जिले में स्थापित है। इसकी व्याख्या, राजस्थान में ऊन की प्रचुर मात्रा को देखते हुए केंद्र सरकार ने मालपुरा टोंक में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, जो ऊन विकास के लिए एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में सिंथेटिक वूल का कारखाना है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा में सिंथेटिक वूल का कारखाना है। इसकी व्याख्या, भीलवाड़ा में ऊनी कंबल साल टूविड्स का कारखाना है। भीलवाड़ा में ही सिंथेटिक वूल का कारखाना है। भीलवाड़ा में एक प्रोसेसिंग हाउस का निर्माण हुआ जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता 6 लाख कंबल प्रति वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है, तो ये किसकी है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ये केंद्र सरकार की परियोजना है। मरु विकास कार्यक्रम जो परियोजना है ये किसकी है? ये केंद्र सरकार की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मरु विकास कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम है जो 1977-78 में राज्य के 11 जिलों में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के 16 जिलों 85 विकास खंडों में संचालित हो रहा है। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकना, प्रभावित क्षेत्रों को पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना और उन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता और जल संसाधनों में वृद्धि करना है। इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का वित्त पोषण है। क्रमशः केंद्र सरकार का 75% और जो राज्य सरकार है उसका 25% है। अगला क्वेश्चन है, तेंदुपत्ते मुख्यतः किस जिले में प्राप्त किए जाते हैं? तो तेंदुपत्ते किस जिले से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा से प्राप्त किया जाता है। इसकी व्याख्या, तेंदु के वृक्ष राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारां, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं कोटा जिलों में पाए जाते हैं। तेंदु के पत्तों से बीड़ी का निर्माण होता है। तेंदु के पत्तों से क्या होता है? बीड़ी का निर्माण होता है। बीड़ी का निर्माण राज्य में जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर एवं कोटा में होता है। अगला क्वेश्चन है, मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला युग्म है, तो मक्का उत्पादन किस में होता है? इसका ही राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर और राजसमंद में होता है। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं बूंदी है। उल्लेखनीय है कि देश के कुल मक्का उत्पादन का लगभग 8% राजस्थान से होता है। माही कंचन, माही धवल एवं सविता मक्का की मुख्य किस्में हैं। तो ये माही कंचन, माही धवल एवं सविता मक्का की क्या है? मुख्य किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसमें किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। इसकी व्याख्या है, 1949 में एक स्वतंत्र जिले के रूप में गठित भीलवाड़ा जिले को राज्य की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर एवं अब्रक नगरी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल 10,455 वर्ग किमी है। अब आता है इतिहास और संस्कृति से जो 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन कितने आएंगे? तो क्वेश्चन 24 आएंगे। तो वो देख लेते हैं। इतिहास और संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वही हमने शामिल किया है। वीडियो के अंत तक बना रहना है आपको। राजवंश और उनकी राजधानी दी हुई है, इनको क्या करना है? सही सम्मिलित करना है आपस में। तो इसकी हम सीधी व्याख्या देख लेते हैं। शुंग है ये पाटलिपुत्र है, इनकी राजधानी। सातवाहन वंश की राजधानी पैठन, कदम की राजधानी है बनवासी और चंदेलों की राजधानी है महोबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा एक असम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। चिश्ती है, मोइनुद्दीन चिश्ती ये सम्मिलित है। सतारी शाह अब्दुल्ला ये भी सम्मिलित है। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिला ये भी सम्मिलित है।
सुहारवर्दी शेख बदरुद्दीन, ये क्या इसमें सम्मिलित है? नहीं है। ए, बी और सी सम्मिलित है, डी इसमें क्या सम्मिलित है? नहीं है। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। उनके शिष्य शेख बहाउद्दीन जकारिया एवं जलालुद्दीन तबरीजी ने इसे भारत में लोकप्रिय बनाया, जबकि शेख बदरुद्दीन समरकंदी फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई। भारत के बिहार व बंगाल में यह अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है हमें। सूची 1 में राष्ट्रवादी महिला दिया हुआ है और सूची 2 में उनके कार्यकलाप दिए हुए हैं। तो इसकी सीधे ही हम व्याख्या देख लेते हैं। अरुणा आसफी अली, इसकी क्या योगदान है, उनके क्या कार्यकलाप है वो देखने हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाए भूमिगत आंदोलन की एक क्या थी, नेता थी। उषा मेहता, ये कौन थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो स्टेशन संचालन किया था इन्होंने। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन है, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी ये। और सरोजनी नायडू है, ये द्रास नाम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है? तो संस्कृत का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अमरकोश को क्या है? संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। इसकी व्याख्या, अमरकोश नामक विख्यात कोश के रचनाकार अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अमरकोश को संस्कृत का विश्वकोश व नामलिंगानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में प्रमुख 3 कांड है। यह प्राचीन भारत का विख्यात ग्रंथ है। जो अमरकोश है ये क्या है? प्राचीन भारत का विख्यात ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन की वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। इसकी व्याख्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1921 में तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी को नागपुर अधिवेशन में की थी। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या, चौरी चौरा घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब स्थगित किया था? तो 11 फरवरी 1922 को स्थगित किया था। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी से संबंधित है। मलिनाथ जी का प्रमुख मंदिर बाड़मेर जिले में बालोतरा के निकट तिलवाड़ा गांव में स्थित है, जहां पर उनकी स्मृति में चैत्र माह में मलिनाथ पशु मेला भरता है। उल्लेखनीय है कि 1358 ईस्वी में जन्मे मलिनाथ जी मालानी के शासक राव तिराजी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम जानीदे था। तो मलिनाथ जी के माता जी का क्या नाम था? जानीदे। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ये मालवी बोली की विशेषता है। इसकी व्याख्या है, मालवी बोली का रागड़ी रूप कुछ कर्कश है, जो मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। मालवा के राजपूतों में मालवी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से बनी बोली रागड़ी है। निमाड़ी मालवी की उपबोली मानी जाती है। इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस पर गुजराती, बेली एवं खानदेशी का प्रभाव दृष्टिगत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा संत हरिदास अय्यर, क्या निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डीडवाना नागौर के निकट कापड़ोद गांव में जन्मे संत हरिदास ने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया। इनके उपदेश मंत्र राजप्रकाश एवं हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ गाडा डीडवाना नागौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं नथ धारण करती है। तो ये महिलाएं नथ धारण है, ये किस में करती है? गले में, अंगुली में, अंगूठे में या नाक में? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा नाक में नथ धारण करती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नथ महिलाओं द्वारा नाक में धारण किया जाने वाला आभूषण है। नथ के अलावा सौंफ, लौंग, फीणी, चुन्नी, बाली आदि भी नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म को सम्मिलित करना है। इधर जो लोक देवता देवी दी हुई है और इधर उनके स्थान दिए हुए, इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो जसनाथ जी ये कतरिया बीकानेर के है।
और शीतला माता चाकसू जयपुर के हैं, जाम्बोजी है ये मुकाम नोखा के, और जीण माता रेवासा सीकर की है। इस प्रकार इसमें सही सम्मिलित हो जाएगा 4 2 3 1। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है, तो इसमें कौन सा युग्म में गलत सम्मिलित है वो देखना है हमें। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी गागरोन, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। बाबूजी कोलुमंड जोधपुर, तेजाजी खड़नाल नागौर, और मलिनाथ जी कहाँ पे है, बाड़मेर में, रामदेव जी रामदेवरा जैसलमेर में इनके प्रमुख स्थान है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था। जो राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन है ये कहाँ से आरंभ हुआ था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया से आरंभ हुआ था। बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा में राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका कारण जागीरदार द्वारा अधिक लाग बाग वसूलना था। बिजोलिया के तत्काल ठाकुर राव करशन सिंह पुत्र राव पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंदाई का लागू करने पर साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने भूमि को पड़त रखकर विरोध करते हुए कोई कर नहीं दिया। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विदेशी पथिक भूप सिंह इस आंदोलन से जुड़े थे। 1917 ईस्वी में उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मोलेला राजसमंद। तो ये भी क्या है, जो लेब असिस्टेंट की अभी जो जियोग्राफी से एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, पूछा गया था। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में टेराकोटा मूर्ति सिरेमिक जैसी मिट्टी में बनाई जाती है। राज्य में टेराकोटा हस्तकला के तहत मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, बर्तन व सजावटी सामान बनाया जाता है। इसका प्रमुख केंद्र मोलेला राजसमंद है, बसी चित्तौड़गढ़, ये 2 है। अगला क्वेश्चन है जसनादी संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान किस रियासत राज्य में हुई है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ये बीकानेर में हुई है। इसकी व्याख्या मध्यकाल में नाथ पंथ से प्रभावित ज्ञान मार्ग सिद्ध शैव संप्रदाय के रूप में जसनादी संप्रदाय का परिवर्तन गोरखनाथ के शिष्य जसनाथ जी ने किया। जसनाथ जी का जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर गांव में हमीरची जाट व रूपादे के घर हुआ। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1913 में हुआ था। इसकी व्याख्या गोविंद गिरी का जन्म बसिया ग्राम डूंगरपुर में 1858 ईस्वी में हुआ। वे दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से जनजातियों की सेवा में लग गए। इनके द्वारा 1883 ईस्वी में गठित संत सभा के माध्यम से आदिवासियों को संगठित किया गया तथा उसमें व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। गुरु गोविंद गिरी द्वारा जो गुरु गोविंद है उनके द्वारा संत सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित किया गया। 17 नवंबर 1913 को आश्विन पूर्णिमा को हर वर्ष की भांति मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित भीलों पर सैनिकों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने से सैकड़ों भील मारे गए थे। तो ये कब हुआ था, 17 नवंबर 1913 में भीलों को मार दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। पुस्तक और उनके लेखक दिए हुए हैं, तो इनको क्या करना है, सम्मिलित करना है। ये जो पुस्तकें हैं ये बार बार हर परीक्षा में आती है, तो इनको एक बार ध्यान से देख लेना। तो इसमें हमीरठ है, तो हमीरठ किसकी है, चंद्रशेखर की। हमीर महाकाव्य है नयन चंद्र सूरी की। कांदड़देव प्रबंध है ये पद्मनाभ की है। और पृथ्वीराज विजय है ये किसकी है, जयानक की है। इसकी व्याख्या है वो देख लेते हैं हम। पृथ्वीराज विजय जयानक नामक लेखक द्वारा लिखित है। संस्कृत भाषा के इस काव्य में पृथ्वीराज चौहान की वंशक्रम एवं उनकी उत्पत्तियों का वर्णन किया गया है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। कांदड़देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ है, यह जालोर शासक के अखेराज के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने जालोर के वीर शासक कांदड़देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध एवं कांदड़देव के पुत्र विरमदेव व अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग का भी वर्णन किया गया है। हमीरठ बूंदी के शासक राव सुरचंद के आश्रित कवि चंद्रशेखर द्वारा रचित है। हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की थी। इस ग्रंथ में रणथंभौर के चौहान शासकों के इतिहास का प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। उपरोक्त का भी कथन है वो सत्य है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा को दिया जाता है। उनके प्रयासों से उदयपुर में
24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, जबकि जयनारायण व्यास को 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की व भंवरलाल सराफा को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा तेरह ताली नृत्य है, जो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या है, तेरह ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के दौरान कुल 13 मंजीरे 9 दाहिने पैर पर 2 हाथों की कोहनियों से ऊपर तथा 2 मंजीरे हाथ में बांधकर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः रामदेव मेले के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें मारवाड़ का राणा प्रताप, प्रताप का अग्रगामी व भुलाबिसरा राजा जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। रावचंद्र सेन के पिता का नाम राव मालदेव था, जबकि मोटा राजा उदय सिंह रावचंद्र सेन के भाई थे। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने अकबर की दीनता स्वीकार की थी। रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों ही ने मुगलों के दीनता स्वीकार न करने कर संघर्ष का जीवन चुना व पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर मुगल सेना को खूब परेशान किया था। अगला क्वेश्चन है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। भील जनजाति निवास स्थान बहुमत क्षेत्र उदयपुर में है। भील पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाले सफेद सापा पोतिया कहलाता है। इनके वाला खोयतु भील पुरुषों की लंगोटी है। फालू भील पुरुषों की साधारण धोती है। पीरिया भील जाति के दुल्हन की पीले रंग की साड़ी। कछाऊ लाल व काले रंग का घाघरा। ठेपाड़ा भील पुरुषों की तंग धोती है। अन्य वस्त्र है जो भील जनजातियों द्वारा धारण किए हैं संबोधित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, श्रावण तीज से माना जाता है। श्रावण तीज छोटी तीज के साथ ही राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है, जिसके पीछे राजस्थान में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात तीज त्योहार को वापस लाती है व गणगौर उन्हें लेकर डूब जाती है। राजस्थान में तीज के साथ त्योहारों का आगमन व गणगौर के साथ त्योहारों का समापन होता है। ग्रीष्म ऋतु के 2 माहों तक राजस्थान में कोई विशेष त्योहार नहीं मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची दी गई है, तो इनको क्या करना है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में नाम और सूची 2 में स्थान या जिले का नाम दिया हुआ है, तो इनको सीधे व्याख्या के माध्यम से देख लेते हैं। सावित्री देवी भाटी उदयपुर से संबंधित है। भगवती देवी कोटा से संबंधित है। लक्ष्मी देवी आचार्य जोधपुर से संबंधित है। कुमारी सुकुम गुप्ता या बीकानेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी के संदर्भ में है। राजस्थानी लोकगीत नेवल का भरतार या नेतल का भरतार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी का जन्म उड़ काश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ। जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव प्राचीन नाम रुणिचा में रामदेव जी का भव्य मंदिर एवं उनकी समाधि पर बना हुआ है। दुगारी चित्र शैली का संबंध है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी से संबंधित है। दुगारी चित्र शैली का संबंध बूंदी शैली से है। दुगारी ठिकाना महाराजा उमेद सिंह के पुत्र कुंवर सरदार सिंह को जागीर में मिला। यहाँ का प्रमुख आकर्षक भित्ति चित्रण है। इन चित्रों में रामचरितमानस विषय वस्तु एवं राधा कृष्ण के बीच रासलीला की कहानियों का दर्शाया गया है। इसी के साथ हमने बेहतर क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया जो आपके 90 नंबर के आएंगे। तो ये आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसी और हम परीक्षा से पहले आपको दिन में 2 मॉडल पेपर उपलब्ध कराएंगे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।